जिसने भी प्रधानमंत्री का भाषण लिखा होगा उसे यह समझ होगी जरूर कि इंडिया इसे पकड़ेगा नहीं, इंडिया इसे पकड़ पाने की स्थिति में आएगा नहीं। कौन पकड़ेगा, कौन इस फाइल को खोलेगा और कैसे इस फाइल के जरिए इस बात की जानकारी आएगी कि इस देश के भीतर हर दिन तकरीबन 600 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग के होते हैं, जिसमें से 80% बीजेपी के खाते में जाते हैं। हर दिन का जिक्र हम कर रहे हैं आपसे, 600 करोड़, इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड भी शामिल है, इसमें पॉलिटिकल फंडिंग जो अलग अलग तरीकों से आती है उसका जिक्र भी है। पकड़ेगा कौन, फाइल खोलेगा कौन? दरअसल एलआईसी का जिक्र तो हिडेनबर्ग से हुआ था। हिडेनबर्ग का मतलब बहुत साफ है, अडानी कांड से शुरुआत हुई थी। अडानी कांड के जरिए जिन्होंने भी अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया हुआ था, जब इस देश के भीतर इस बात का जिक्र होता है जिन्होंने आईपीओ लिया उनको घाटा, और अंतरराष्ट्रीय तौर पर 7 विकसित देशों के बड़े बैंकों ने भी पैसा नहीं दिया, तो क्या इस बात को मौजूदा वक्त में कोई ताल ठोक के कह सकता है कि हमारी इकोनॉमी शानदार और एलआईसी बहुत शानदार है? तो आइए इस फाइल को खोलने की शुरुआत इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने जिक्र एलआईसी का बाखूबी किया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री का भाषण लिखने वाले या खुद प्रधानमंत्री इस बात को भूल गए कि 4 मई 2022 को इस देश का या भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का आया था? क्या वो भूल गए कि भारत सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा अधिक जो चुकाने की स्थिति और जुटाने की स्थिति थी, उसमें लगभग 3.5% हिस्सेदारी बेची थी, यानी कंपनी के तकरीबन 22 करोड़ से कुछ ज्यादा इक्विटी शेयर को बेचा गया, और जो शेयर बाजार में एक कीमत लगाई गई प्रति शेयर की वो 902 रुपए से 942 रुपए के बीच थी। लेकिन बीते 1 साल में ऐसा मौका कोई दिन नहीं आया जब शेयर बाजार में एलआईसी के शेयर 700 रुपए को भी छू पाए। और आज भी, यानी बीते शुक्रवार के दिन, यानी कल के दिन भी, जब एलआईसी के शेयर बंद हो रहे थे तो उसकी कीमत 662 रुपए थी, यानी अभी भी प्रति शेयर 287 रुपए की कमी है, यानी आईपीओ निवेशकों को 30% का घाटा है। अभी भी लड़खड़ा रहा है, 1 बरस बीत गए। दूसरी तरफ उन्होंने इस देश के बैंकों का जिक्र किया और बताया उन्होंने कितना बैंक में मुनाफा होने लगा है। लेकिन क्या भाषण लिखने वाले ने या प्रधानमंत्री ने भाषण पढ़ते वक्त यह सोचा या किसी इकोनॉमिस्ट से चर्चा की यह मुनाफा हो क्यों रहा है? मुनाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जो कर्ज माफी या जिसको कहते हैं रिटर्न ऑफ कर देती है, बैंक की बुक से गायब कर देती है जितनी बड़ी कीमत, उसके बाद उस रिटर्न ऑफ की रकम की जब रिकवरी की जाती है तो उसको प्रॉफिट के हिस्से में डाल दिया जाता है। 2020 के अप्रैल के महीने से मार्च 2023 तक जो पैसा माफ किया गया, जो रिटर्न ऑफ किया गया, कुल रकम 5,86,891 करोड़ रुपए। जो प्रॉफिट बैंकों का हुआ इन 3 बरस में 2,03,004 करोड़ रुपए, यानी जो रिटर्न ऑफ किया गया और जो प्रॉफिट हुआ उसके बीच भी माइनस की स्थिति बनती है 3,83,887 करोड़ की। अब कोई आपसे अगर पूछे इस सरकार इतना पैसा माफ कर देती है और उसके बाद भी कहती है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो जरा इस चक्रगिन्नी में ना फंसिए। यह बतलाता है कि हम को क्या दिखलाना है और कैसे दिखलाना और बतलाना है, जिससे सरकार की जब भी छवि उभरे तो आंकड़ों के जरिए सही उभरे। तो बैंक हमारे, सरकार पैसा देती है, सरकार माफ करती है, और उसकी रिकवरी करने जब बैंक जाते हैं तो उसको प्रॉफिट में दिखा दिया जाता है। इसीलिए बैंक के डायरेक्टर्स का कहना है रिकवरी कीजिए, और इस बात का जिक्र उन्होंने 3 दिन पहले खुले तौर पर किया। जब रेपो रेट आ रहा था तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, रिकवरी में कमी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही बुक में प्रॉफिट के तौर पर दिखाई देगा। हर दिन जो रईस कर्ज लेते हैं ना, 535 करोड़ रुपए माफ किए गए, और रिकवरी जो हुई और उसको जो मुनाफे में दिखाया गया वो प्रतिदिन 185 करोड़ का दिखाया गया। तो अब आप सोचिए, कोई 500 रुपए आपको दे और बोले कि 180 रुपए लौटा दो और बोले देखिए 180 रुपए मिल गए ना, यही फायदा है। यह स्थिति इस सरकार के भीतर की है। जिस चकाचौंध में सरकार समाई हुई है, इसकी नब्ज भी इंडिया को ही पकड़नी होगी। इलेक्ट्रल बॉन्ड इसी बरस यानी जनवरी से जुलाई तक के बीच में 2090 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड ले गया, यानी हर महीने 298 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल इकोनॉमी फायदे में आ जाती है। इसके बाद जो फंड मिला, जो अनऑर्गेनाइज वे में मिला जिसको पैसे, उसमें लगभग 780 करोड़ थे। इसके अलावे जो इन्होंने इनकम टैक्स को दिया गया उसमें बताया गया कि 3,289 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग हुई। जब आप इन सबको जोड़ना शुरू कीजिएगा तो आप देखिएगा और हैरत में आइएगा, हर दिन इस देश के भीतर में 600 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग के दे दिए जाते। कौन देता है 600 करोड़ रुपए? अब यहां पर सवाल है, इकोनॉमी बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी भी हमें होना है, तो खेल क्या है? दरअसल दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, या जो भी एशियन बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ब्रिक्स का बैंक हो, जो भी आपके जहन में आता है, वो जो कर्ज मिलता है वह गरीबी के नाम पर मिलता है, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर मिलता है, और किसी भी तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने के नाम पर मिलता है। योग सही सरकार करती है
तो 8-80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज नहीं देती, बल्कि उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास करती। अब इन्हें बताए कौन और समझे कौन, क्योंकि 23 करोड़ लोग अगर गरीबी की रेखा से नीचे की लकीर में बढ़ गए, अगर 83 करोड़ लोगों की आय इस दौर में कम हो गई, अगर कॉर्पोरेट नेटवर्थ इस दौर में 50 से 300% तक बढ़ गया, अगर एमएसएमई लगभग 12,500 छोटे बड़े बंद हो गए, और हर सेकंड अगर हम 4 लाख रुपया कर्ज ले रहे हैं और कर्ज पर ब्याज भी जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो हर साल 11 लाख करोड़ का है, तो आपके जहन में एक सवाल और आएगा, जब इतना कर्ज ले रहे हैं तो उसके बावजूद भी गरीबी कम क्यों नहीं हो रही है। इस सारी परिस्थितियां आखिर में आपके सामने उभर कर आएंगी जब आप कहेंगे, अच्छा ऐसी स्थिति के बीच में ही मुफ्त अनाज इसीलिए बांटा जाता है क्या, किसानों को सम्मान निधि इसीलिए दिया जाता है क्या, उज्ज्वला योजना का ढोंग इसीलिए पीटा जाता है क्या। हो सकता है, कोई इनकार नहीं है, लेकिन इसको और आसानी से समझिए कि जो जीएसटी कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स का तो अलग मसला है, वो कैसे बढ़ा, किस रूप में बढ़ा, उससे भी सरकार क्या कमाई कर रही है, यह भी हम आपको बतलाते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए जीएसटी का जो आखिरी पिछले बरस का जब निकल कर आया, तो उसमें पता चला इस देश का जो गरीब है, और इस देश के गरीबों की तादाद में आधे हिंदुस्तान को रखा गया, आधे भारत को रखा गया, आधे इंडिया को रखा गया। उस 50% गरीब आबादी से जीएसटी की वसूली 50% के लगभग होती है। आप कहेंगे बाकी 50% तो दूसरे देते हैं। जी नहीं, इस देश के जो टॉप मोस्ट 10% के रईस हैं, जो टैक्स के दायरे में भी आते हैं और जो कर्ज लेकर भागने वालों की तादाद में भी आते हैं, जिन कॉर्पोरेट का नेटवर्क 50 से 300% बढ़ा है वह भी आते हैं, उनका योगदान जीएसटी में सिर्फ 3.25% होता है, 3.25%। देश के भीतर में राजनीतिक पूंजी बढ़ रही है, देश की पूंजी बढ़ाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, उस कर्ज को लेकर रईसों का कर्ज बैंकों को दिया जा रहा है, बैंक उस कर्ज की वसूली के लिए निकलता है तो उसको मुनाफे में दिखा देता है, और इन सब के बीच शेयर बाजार के भीतर एलआईसी अपने ही आईपीओ की कीमत को अपनी कीमत के अनुकूल ला पाने की स्थिति में खड़ा नहीं हो पा रहा है। किस भाषण का कैसे जिक्र किया जाए और इंडिया कैसे समझेगा। शायद मौजूदा वक्त की राजनीति और शायद मौजूदा वक्त में इंडिया की परिस्थिति के यह सबसे त्रासदी वायक स्थिति है, जहां पर प्रधानमंत्री का ठाटा लगे, उनके चेहरे पर खुशी रेंग जाए, उसी पे पूरी बहस होने लगे। और असल में इस देश की त्रासदी क्या है, जब इसकी नब्ज को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा और सारी फाइल एक एक करके इस देश के सामने रखने की कोशिश कीजिएगा, तब समझ पाइएगा कि इस देश को गुलाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन दरिद्र बनाकर सत्ता की रईसी कैसे चलती है, उसका यह खुला नजारा हर किसी के सामने है, जो दिखाई दे रहा है। खुली आंखों से देख सकते हैं, सब कुछ आप समझ रहे हैं, लेकिन आंखें बंद मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।